Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about a concept, an idea, utilitarianism. यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से ये जो थिंकर्स थे इन्होंने ब्रिटिश रूल को इंडिया के ऊपर जस्टिफाई किया और एज अ होल ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई किया। एंड देन थर्ड, किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट ने इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस किया। ये चीज़ें हमारे इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेजरली जेरेमी बेंथम से शुरू होता है और हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा जेम्स मिल पे, जो एक इम्पॉर्टेंट थिंकर थे इस आइडिया के, और उन्होंने इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म में बोला जाता है कि कोई भी एक्शन को मोरल एक्शन तब बोला जाएगा जब वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। दीज आर एथिकल थ्योरीज व्हिच सेज कि an action would be called as moral action if it maximizes the utility. देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है that is a form of consequentialism. consequentialism क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि एक्शन तब राइट होता है अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस राइट हों। दैट मीन्स कि कोई भी एक्शन जो लिया गया है वो डिपेंड करता है उसके रिजल्ट पे, उसको सही बोलने के लिए या गलत बोलने के लिए। यूटिलिटेरियनिज्म पे वापस आते हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलता है कि कोई भी एक्शन जो लिया गया है वो ओवरऑल गुड को मैक्सिमाइज करना चाहिए। और ओवरऑल गुड में क्या क्या चीजें आ गई? एक तो हो गया अपना खुद का गुड एंड देन द गुड ऑफ अदर्स। तो ये दोनों चीजें अगर मैक्सिमाइज हो रही हैं दैट मीन्स कि एक्शन इज अ मोरल एक्शन। फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म को जेरेमी बेंथम को बोला जाता है। जेरेमी बेंथम बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूटिलिटी बोल सकते हैं वो है कि वो कितना प्लेजर या हैप्पीनेस किसी पर्सन को दे सकती है और पेन, इविल और सोरो जैसी चीजों को वो प्रिवेंट कर सकती है। उस प्रॉपर्टी को ही यूटिलिटी बोला जाएगा। दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप यूज कर रहे हैं अगर वो आपको मैक्सिमम प्लेजर दे रही है तो दैट मीन्स उसकी यूटिलिटी आपके लिए ज्यादा है। देन बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है इसमें। देन जेम्स मिल। तो ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें थिंकर्स है जिनके बारे में हम लोग लगातार इसमें डिस्कस करेंगे। बेंथम और जेएस मिल कहते हैं कि कोई भी मोरल एक्शन लिया जाए और उसका मेजर चीज क्या है? इट शुड रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो ये टर्म को, ये जो फ्रेजेस है इनको याद रखिए, इससे आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड दैट मीन्स मैक्सिमम अच्छा होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम पीपल। ये इस थ्योरी की जो है निचोड़ है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। लेकिन बेंथम कहते हैं कि कोई भी प्लेजर है वो क्वांटिटेटिव होता है। प्लेजर्स क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। ये बेंथम की ओपिनियन है। बस जेएस मिल बेंथम की ओपिनियन से जो है ये एग्री नहीं करते और ये कहते हैं कि कुछ प्लेजर्स जो है दे आर बेटर देन अदर प्लेजर्स, लाइक इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स आर बेटर देन सेंसुअल प्लेजर्स। सेंसुअल प्लेजर से ज्यादा बेटर ये इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स को मानते हैं। हालांकि बेंथम ने चाहे वो सेंसुअल प्लेजर्स हो या इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स हो इन सबको एक ही कैटेगरी में ले लिया है और बोलते हैं कि इनकी क्वांटिटी जो है यही मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती। जेएस मिल इस कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करते हैं फ्रॉम बेंथम। अब देखें तो ये बेंथम हो चाहे जेम्स मिल हो या इनके पुत्र जेएस मिल हो, ये सब यूटिलिटेरियनिज्म को यूज करना चाहते हैं फॉर लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड टू ब्रिंग इन डेमोक्रेसी। तो ये बोलते हैं कि क्योंकि लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोग अगर गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट भी उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे लॉ लाएगी, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी पॉलिसीज लाएगी और यूटिलिटी उन पॉलिसीज की ज्यादा बेहतर होगी और वो लोगों के लिए बेहतर होगी। अकॉर्डिंगली लोग भी गवर्नमेंट को चूज करेंगे। देन ये बोलते हैं कि अगर इसमें लॉ की बात कर लेते हैं तो ये बोलते हैं कि जो रिडंडेंट लॉ है जिनका कोई अभी यूज ही नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, उनको हटा दिया जाए, अच्छे लॉज लाए जाए, बिकॉज वही इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा सकते हैं फॉर ब्रिंगिंग गुड इन दी सोसाइटी। जैसे कि ये इसमें एक तर्क दिया जाता है कि जो लीगल सिस्टम है वो किस लिए बनाया गया है? क्राइम रेट कम करने के लिए। क्रिमिनल्स को कम करो चाहे नहीं करो लेकिन क्राइम रेट कम होना चाहिए, ये यूटिलिटेरियनिस्ट कहते हैं। बोलते हैं कि अगर पनिशमेंट दी जा रही है और उससे क्राइम कम नहीं हो रहा है तो जो ओवरऑल पर्पस है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वो सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जेम्स मिल एडवोकेट करते हैं फॉर वोटिंग राइट फॉर मेल हेड्स ऑफ हाउस होल्ड अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। तो जेम्स मिल ने जो ये वोटिंग राइट का प्रपोजल रखा है
ये मेल सफरेज भी नहीं है। देखिए इसमें 40 ईयर्स ऑफ एज एलिजिबिलिटी है और उसके बाद वो मेल अपने हाउस होल्ड का हेड होना चाहिए, तभी उसको जो है वोटिंग राइट मिलेगा। और अगर देखा जाए तो उस समय इंग्लैंड में वोटिंग राइट काफी ज्यादा लोगों को नहीं मिला हुआ था। जो लोग कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे थे, उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट मिला था। सो उस समय अगर जेम्स मिल ने ये भी डिमांड रखी थी तो ये भी एक बड़ी डिमांड उस समय मान सकते हैं। और रिफॉर्म मूवमेंट भी हुई वहां पे 1832 में। सो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस इन जो यूटिलिटेरियन जो थिंकर्स थे उनका रहा रिफॉर्म मूवमेंट पे। देन जेएस मिल जो है उन्होंने भी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की डिमांड की कि मेल हो या फीमेल हो सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। देन यूटिलिटेरियनिज्म ने ही इन्फ्लुएंस किया एक फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म। ये एक मूवमेंट थी, रिफॉर्म मूवमेंट थी, फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म, जिन्होंने हर पॉलिसी को और हर बने हुए इंस्टीट्यूशन को यूटिलिटी के थ्रू देखना शुरू कर दिया कि ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या ये मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दे रही है। अगर नहीं दे रही तो इस पॉलिसी का कोई काम नहीं है। अगर ये इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, ये इंस्टीट्यूशन क्या लोगों को बेनिफिट दे रहा है, अगर ये बेनिफिट नहीं दे रहा सो इस इंस्टीट्यूशन को हटा दिया जाए और इससे बेहतर इंस्टीट्यूशन जो कि बनाया जा सकता है उसको बनाया जाए। देन हम लोग आते हैं यूटिलिटेरियनिज्म और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पे कि हमने पहले बोला कि किस तरह से ये जस्टिफाई करते हैं इनके थिंकर्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। सो हमने पहले देखा कि बेंथम क्या बोलते हैं कि कोई भी एक्शन है उसका मोटिव क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्लेजर, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल। सो पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की वो इंश्योर करे कि मैक्सिमम गुड हो मैक्सिमम लोगों का, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं इसमें। और यूटिलिटेरियन फिलोसोफर्स बोलते हैं कि जब कॉलोनीज बनाई जा रही हैं बाय द ब्रिटिश या बाय द अदर यूरोपियन नेशंस, वो एक पैटर्नलिस्टिक गवर्नेंस बनाए ऑफ द नेटिव। तो इसमें एक जो इनके माइंड में चीज है वो ये है कि जो नेटिव लोग हैं दे आर नॉट दैट मच सिविलाइज्ड एज द यूरोपियंस। तो ये इनके दिमाग में पहले से एक थिंकिंग है। तो उसी थिंकिंग को लेते हुए ये बोलते हैं कि जो मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ है जो यूरोप में चल रही है, अगर उनको नेटिव लोगों तक पहुंचाना है तो वहां पे कॉलोनियल गवर्नमेंट का होना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए पैटर्नलिस्टिक अप्रोच ये लोग इसमें लगाते हैं कि जो गवर्नमेंट जो वहां पे बने, इंडिया के केस में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बेनेवोलेंट जो है एटीट्यूड लोगों की तरफ रखे। ये लोग मानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन बैकवर्ड है, अभी भी यहाँ पे रिलीजियस सुपरस्टिशंस चल रहे हैं और रिलीजियस सुपरस्टिशंस की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। और कई सदियों से यहाँ पे डेस्पोटिक रूलर्स जो है, जो डिक्टेटर्स जो थे वो रूल करते आए हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे पिछड़े रह गए हैं और यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो पाई। देन जेम्स मिल डिफेंड करते हैं ब्रिटिश रूल को इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये बिल्कुल कन्विंस थे कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है। वो क्योंकि इनका देखिए यूटिलिटेरियन मापदंड है। ब्रिटिश रूल इनके हिसाब से इंडिया के लिए यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, बिकॉज जो इंडियन रूलर्स जो पहले थे वो डेस्पोटिक थे, दे वर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। ये जो है जेम्स मिल का मानना है। इन्होंने इंडियन कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को भी काफी हद तक इन्होंने क्रिटिसाइज किया, बहुत हार्श थे अपनी क्रिटिसिज्म में, और बोलते हैं कि इन्हीं की वजह से इंडिया जो है डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन इसमें एक चीज है कि जेम्स मिल कभी भी इंडिया नहीं आए, बिना इंडिया विजिट किए उन्होंने ये क्रिटिसिज्म दे दिया। और इंडिया ना आने के पॉइंट को भी ये अपनी पॉजिटिव चीज लेते हैं कि क्योंकि मैं इंडिया कभी गया नहीं तो मेरा बाइसनेस किसी से नहीं है और मैं पूरी हिस्ट्री जो इंडिया की ऑब्जेक्टिवली लिख रहा हूं। सो जहां तक यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है जेम्स मिल का, इसमें काफी ज्यादा सपोर्टर इनके मिलते हैं। लेकिन जब ये इंडियन हिस्ट्री की यहाँ पे बात कर रहे हैं और एक बाइसनेस उसमें दिखाई देती है, तो काफी क्रिटिक्स भी इनके हैं जो ओरिएंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिस्टोरियंस थे पहले, उन्होंने जेम्स मिल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। और जेम्स मिल ये भी बोलते हैं कि जो ओरिएंटलिस्ट जो पहले बोलते हैं कि इंडिया और चाइनीज कल्चर काफी बेहतर है, वहां से सीखने के लिए काफी कुछ मिलेगा, जेम्स मिल कहते हैं कि ये फैंटेसी में जी रहे हैं और इन्होंने कुछ पता नहीं इनको क्या मिला है इंडियन सोसाइटी में और चाइनीज सोसाइटी में, बिकॉज दे आर नॉट डेवलप्ड। सो ये जेम्स मिल की थिंकिंग है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हिंदू कल्चर को ये बोलते हैं कि बिल्कुल बैकवर्ड है, सुपरस्टिशंस है, इग्नोरेंस है, वुमेन का मिस ट्रीटमेंट किया जाता है। सो ये इंडियन कल्चर के बारे में ये सब बोल रहे हैं। इसीलिए ये कंक्लूड करते हैं कि इंडिया अनफिट है रूल करने के लिए। सो इंडियन रूल नहीं कर सकते, अगर इंडियन रूल करेंगे तो फिर से वैसा ही रूल आ जाएगा जो मिडेवल टाइम्स में रूल चल रहा था। इसलिए जस्टिफाई करते हैं कॉलोनियलिज्म।
और बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल अगर यहाँ पे चलता रहेगा तो वो धीरे धीरे इंडिया को यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सिविलाइज कर देंगे। इसके लिए इन्होंने एक आइडिया भी दिया है। ये बोलते हैं कि ये जिस तरह से हर 4-5 साल बाद हम लोग गवर्नर जनरल वहां से हटा देते हैं और बहुत ही कम ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, तो मिल कहते हैं कि काफी ज्यादा एमिग्रेशन किया जाए इंडिया की तरफ, ब्रिटिशर्स को भेजा जाए वहां। उससे क्या होगा कि ब्रिटिशर्स का लाइफस्टाइल देख के और जिस तरह से ये डेवलप्ड है उनकी डेवलपमेंट देख के इंडिया के लोगों के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा और वो इस एनलाइटनमेंट प्रोसेस में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जेम्स मिल की एक और बात है कि ये वॉर्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये बोलते हैं कि वॉर्स से इविल और इनजस्टिस आता है। सो हमने देखा है कि जो पहला जो पार्ट है, अगर हम 1800s का पार्ट देख लें, उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड देन उसके बाद भी लगातार वॉर्स चलते रहे, तो उसके अगेंस्ट थे मिल। और कहते हैं कि वॉर तभी लड़ना चाहिए अगर वो एक ग्रेटर इविल को जन्म, बिना वॉर के अगर ग्रेटर इविल जन्म नहीं ले रहा तभी वॉर लड़ा जाए। देन इनका ये भी कहना है कि ब्रिटिशर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है इंडिया के ऊपर रूल करके, बिकॉज इंडिया तो ब्रिटिशर्स के लिए नुकसान दे रहा है, बिकॉज जितना रेवेन्यू इंडिया से जनरेट हो रहा है उससे ज्यादा एक्सपेंसेस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगा रही है फॉर गवर्निंग इंडिया। मिल फ्री ट्रेड को भी एडवोकेट करते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली एक एक करके मोनोपोली उसकी कम करते गए और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को आउट ऑफ बिजनेस कर दिया और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। सो मिल एडवोकेट करते फ्री ट्रेड। तो वो मानते कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहले स्टार्ट किया था एज मोनोपोली वो ठीक था, लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब मोनोपोली जो लगा के बैठी हुई है वो सही नहीं है, बिकॉज वो बाकी लोगों की फ्रीडम को रोक रही है, बिकॉज बाकी लोगों को भी ट्रेड करने की फ्रीडम है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली खत्म की जाए, ये मिल एडवोकेट करते थे। देन लैंड टेन्योर सिस्टम के जो परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने शुरू की थी उसके भी अगेंस्ट थे मिल। वो बोलते कि परमानेंट सेटलमेंट जो है यू आर डूइंग विद द जमींदार्स, और जमींदार का इनके हिसाब से तो कोई अधिकार ही नहीं है जमीन के ऊपर। तो जमींदार को एज मीडिएटर आप बिना किसी रीजन के उनको प्रॉफिट दे रहे हो, इसलिए मिल कहते हैं कि जमींदार को हटा दिया जाए। सारा लैंड इस तरह से हो कि गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ ऑल द लैंड्स, सारा लैंड गवर्नमेंट का है और रायट्स दैट मींस कल्टीवेटर्स और गवर्नमेंट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बना दिया जाए, जिसके थ्रू कल्टीवेटर गवर्नमेंट को जो है लैंड रेवेन्यू देता रहे। और इसके लिए कल्टीवेटर को भी जो लैंड है परमानेंटली नहीं दिया जाए बट लीज आउट किया जाए। दैट मींस कि जब तक वो लैंड रेवेन्यू देता रहता है तब तक कल्टीवेटर को उसके लैंड से नहीं हटाया जाए, और बाकी जो उसके राइट्स हैं लाइक सेलिंग द लैंड या लीजिंग लैंड और रेंटिंग द लैंड टू द अदर कल्टीवेटर, वो कल्टीवेटर के पास रहेंगे, लेकिन जमींदार को इस सिस्टम से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो एडवोकेट करते हैं जेम्स मिल। देन हम लोग आते हैं इंपैक्ट पे। तो यूटिलिटेरियनिज्म के क्या क्या इंपैक्ट पड़े ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के ऊपर, वो हम लोग देख लेते हैं। सो इसका मेजर इंपैक्ट जो हमें दिखता है वो है लीगल सिस्टम के ऊपर, देन लैंड टेन्योर सिस्टम के ऊपर एंड देन सोशल लेजिस्लेशन के ऊपर। सो हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहली चीज हो गई, ये लोग जो है यूटिलिटेरियन फिलोसफर्स बोलते हैं कि अगर एक अच्छा लीगल सिस्टम हो और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उससे काफी ज्यादा सोसाइटी के अंदर चेंज लाया जा सकता है। जब हम लोग यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हैं तो टीबी मैकॉले को फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया और उसमें चेयरमैन हो गए टीबी मैकॉले 1834 में। इन्होंने फिर रिपोर्ट दी अपनी 1835 में, और उसके बाद उस रिपोर्ट पे भी काफी रिविजन्स हुए एंड देन फाइनली इंडियन पीनल कोड 1862 में एनैक्ट कर दिया गया। तो इसके लिए क्रेडिट जाता है यूटिलिटेरियन जो थिंकर थे उनको इसका क्रेडिट जाता है। टीबी मैकॉले भी यूटिलिटेरियन से कुछ हद तक इन्फ्लुएंस्ड थे। देन रायतवाड़ी सिस्टम अगर देखा जाए, जो कि एक लैंड टेन्योर सिस्टम था ब्रिटिशर्स के समय पे, वो भी इन्हीं थिंकर से इन्फ्लुएंस था जो हमने पहले देख लिया। तो इसमें ये बोलते हैं कि रायतवाड़ी सिस्टम से पेजेंट्स के इंटरेस्ट प्रमोट होते हैं, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है तो इसलिए पेजेंट्स भी एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा जो है एफिशिएंटली एग्रीकल्चर कर सकते हैं और लैंड इंप्रूवमेंट में भी ये लोग कोशिश करेंगे। देन हम लोग मेजरली विलियम बेंटिक की पॉलिसीज को देखते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड अगर कोई गवर्नर जनरल हमें हिस्ट्री में मिलता है बाय यूटिलिटेरियन थिंकिंग तो वो विलियम बेंटिक है। तो विलियम बेंटिक, जेरमी बेंथम और जेम्स मिल दोनों से इन्फ्लुएंस थे। ये गवर्नर जनरल रहे इंडिया के फ्रॉम 1828 टू 35। इन्होंने
सबसे पहला इनका ये था कि इन्होंने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाया, तो ज्यादा इन्होंने एनेक्सेशन और वॉर्स नहीं लड़े, और एनेक्सेशन ये करना नहीं चाहते थे ज्यादा, लेकिन फिर भी जहां जहां पे इनको जरूरत पड़ी वहां पे एनेक्सेशन किए। इसमें हम लोग सिर्फ इसके ट्रेसेस देख रहे हैं विलियम बेंटिंक के बारे में, जो जो रिलेटेड है विद दिस फिलॉसफी। बाकी विलियम बेंटिंक के बारे में एक अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम डिटेल में उनके टेन्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहला तो इनका हो गया पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ये भी यूटिलिटेरियन जो आइडियाज थे उनसे इन्फ्लुएंस थे। देन दूसरा हो गया सोशल लेजिस्लेशन, तो सोशल लेजिस्लेशन में सती को एबोलिश किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट किया। देन आर्मी में जो फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट चलती थी उसको भी खत्म किया। तो फ्लॉगिंग क्या है, दैट इज कोड़े मारना जिसको बोलते हैं, विपिंग, तो उसको भी इन्होंने जो है प्रोहिबिट कर दिया। देन 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसके थ्रू ये बोला गया कि रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट या कलर के नाम पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की जाएगी वाइल रिक्रूटिंग फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो ये सारे यूटिलिटेरियन जो आइडियाज हैं उन्हीं से इन्फ्लुएंस थी ये चीजें। देन मैकॉले, इन्हीं के समय पे उन्होंने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में पेश किया था, और इन्होंने बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन में यूटिलिटेरियन आइडियाज को यूज किया जाए ताकि उसी बेसिस पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। बिकॉज ये लोगों का कहना था कि जो यूटिलिटेरियन सिस्टम है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देन इंग्लिश को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया इन हायर ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और हायर एजुकेशन में भी इंग्लिश का ज्यादा यूज होने लगा। देन हमने देख लिया कि टीबी मैकॉले ने इंडियन पीनल कोड को भी ड्राफ्ट किया था, जो बाद में इंडियन पीनल कोड एक्ट बना। देन विलियम बेंटिक के समय में ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को एम्प्लॉय किया गया इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन द आर्मी, तो इससे हुआ क्या कि एक्सपेंडिचर जो था वो कम हो गया। देन मिलिट्री ऑफिसर्स का भत्ता कम कर दिया गया, सिविल सर्वेंट्स के अलाउंसेस भी कम कर दिए गए। तो ये सारे आइडियाज जो हैं ये यूटिलिटेरियन आइडियाज ही हैं। देन यूटिलिटेरियन आइडियाज इसमें भी यूज किए गए टू रिफॉर्म जुडिशरी। सो जुडिशरी में कैसे हुआ कि पहले जुडिशरी में पर्शियन लैंग्वेज का ही यूज होता था, तो पर्शियन लैंग्वेज की जगह अब इन्होंने बोला कि पर्शियन लैंग्वेज के अलावा लोअर कोर्ट्स में वर्नेकुलर लैंग्वेज का भी यूज किया जा सकता है। देन हायर कोर्ट्स में पर्शियन लैंग्वेज को हटा दिया गया और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज इन्होंने स्टार्ट कर दिया। देन जो लोअर कोर्ट में मुंसिफ की पोस्ट थी वहां पे इन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को अपॉइंट किया। तो इस तरीके से विलियम बेंटिक के समय हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक तो फाइनेंशियली जो है सिस्टम को साउंड किया, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स ये लेके आए। देन एजुकेशन सिस्टम में भी देखते हैं कि ये एक इस समय को हम लोग पायनियर समय बोल सकते हैं। देन इन्हीं के समय पे लीगल सिस्टम में, सोशल लेजिस्लेशन में भी काफी ज्यादा रिफॉर्म्स आए, और इंडियन सोसाइटी में जो कुछ इविल्स चल रहे थे, इविल सिस्टम थे, उनको इन्होंने रोकथाम करने की कोशिश की थी। सो ये मोटा मोटा हमारा जो है यूटिलिटेरियन आइडियाज को हमने समझा है। सो इससे ज्यादा हमारे हिस्ट्री में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सो यूटिलिटेरियन आइडिया के ऊपर भी कोई भी क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल में आता है तो वी कैन इजिली हैंडल दैट क्वेश्चन विद द इंफॉर्मेशन वी हैव गॉट इन दिस डिस्कशन। सो यहाँ पे हम लोग इसको एंड करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।